जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर है कि राजौरी में एलओसी के पास कुछ आतंकियों को देखे जाने के बाद सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने एलओसी पर कुछ हथियारबंद लोगों के होने की खबर दी थी, जिसके बाद सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आतंकवाद पर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव वीडियो में पीओके में आतंकी फैक्ट्री की मौजूदगी का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें साफ हो गया कि जम्मू कश्मीर के बदलते हालात से बौखलाए पाकिस्तान और उसकी सरपरस्ती में पल रहे आतंकी संगठन एक बार फिर घाटी का माहौल बिगाड़ने की साजिश में जुट गए हैं। दुनिया में खुद को आतंक का शिकार बताने वाले और दाने दाने के लिए कटोरा लेकर घूमने वाले पाकिस्तान की एक बार फिर पोल खुल गई है। न्यूज 18 इंडिया के पास एक ऐसा वीडियो है जिसमें पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में आतंक की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। इस वीडियो में लश्कर के एक कमांडर और लॉन्च पैड की तस्वीरें हैं। बताया गया है कि इसी तरह के लॉन्च पैड के जरिए जम्मू कश्मीर में खून खराबे के लिए आतंकियों की एंट्री कराई जाती है। आतंकियों के लॉन्च पैड की ये जो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की है। पथरीली राह और पेड़ों से घिरा ये इलाका कोटली जिले के बराली गांव का है। बताया गया कि लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर हाजी आरिफ का आतंकी ठिकाना है। हाजी आरिफ ने ही आतंकियों के इस लॉन्च पैड को तैयार किया है। आतंक की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ऐसे ही लॉन्च पैड के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाती है। ये इलाका न केवल पहाड़ी है बल्कि चढ़ाई वाला भी है। इसी वजह से वीडियो बनाने वाले आतंकी की सांसें पथरीली राह पर चलते हुए इस तरह चढ़ जाती हैं कि वो हाँफने लगता है। इतनी मेहनत के बाद ये आतंकी जिस व्यक्ति के पास जाकर रुकता है, उसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आतंकियों का लॉन्च पैड तो है ही, साथ ही लश्कर के खूंखार कमांडर हाजी आरिफ का ठिकाना भी है। क्योंकि वीडियो में सिर पर टोपी और पठानी सूट में मुस्कुराता दिखने वाला ये शख्स कोई और नहीं, लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर हाजी आरिफ ही है। पीओके के बराली गांव में आतंकी हाजी आरिफ जिस तरह खुलेआम घूम रहा है, उससे पाकिस्तान के दावे की कलई खुल जाती है। असल में जम्मू कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तान की घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम हो रही है। भारतीय सेना से लगातार मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और आतंकियों को पनाह दे रहा है। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान भले छटपटा रहा हो और आतंकियों से किसी भी तरह के रिश्ते न होने का दावा कर रहा हो, लेकिन आतंक पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। ऐसे पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आतंकी हाजी आरिफ के ठिकाने की तस्वीर पाकिस्तान के रवैये का इकलौता सबूत नहीं। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक अखनूर से बारामूला सेक्टर के बीच LOC के आसपास पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 1 या 2 नहीं बल्कि 6 लॉन्च पैड मौजूद हैं। ये लॉन्च पैड बराली के अलावा सेंशा, कहूटा, बिम्बर, केल और हलन शुमाली में है। इसके अलावा लश्कर के 4-5 आतंकी एक अज्ञात लश्कर कमांडर के साथ पीओके के मंडी पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले बट्टा हाला गांव में कैंप कर रहे हैं। ये लोग कश्मीर में घुसपैठ के लिए मौके की तलाश में हैं। खुफिया एजेंसियों को मिले एक और इनपुट के मुताबिक 2 से 3 लश्कर आतंकी एक डिविजनल कमांडर के साथ फॉरवर्ड कहूटा इलाके में शाहपुर इलाके में घुसपैठ के लिए रेकी कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को यह भी पता चला है कि एक कमांडर के साथ लश्कर के 2-3 आतंकी पीओके के कचरबंद लॉन्च पैड से बालावाली ढोक इलाके में पहुंचे हैं। ये आतंकी घुसपैठ के लिए LOC के आसपास की रेकी कर रहे हैं। जब से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की है, पाकिस्तान और वहां पलने वाले आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान और हाफिज सईद जैसे आतंकियों की बौखलाहट तब और बढ़ गई थी जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया था। बदले माहौल में लश्कर-ए-तैयबा ने कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लश्कर के आतंकी घाटी में TRF यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट और PAFF यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम से ऑपरेट करने लगे। ऐसे में सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में मुस्तैदी बढ़ा दी और आतंकियों के खात्मे के अभियान ऑपरेशन ऑल आउट ने जोर पकड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि 5 अगस्त 2019 से 11 जून 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अकेले लश्कर के 88 आतंकी मारे जा चुके हैं।
इनमें 72 लोकल और 16 पाकिस्तानी आतंकी थे। जम्मू कश्मीर के बदलते हालात से पाकिस्तान और आतंकी संगठनों की बौखलाहट समझी जा सकती है। खास करके लश्कर-ए-तैयबा इसे नहीं पचा पा रहा है। यही वजह है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से लश्कर ने नए सिरे से आतंकियों की भर्ती का अभियान शुरू किया है। बताया गया है कि 11 जून 2021 से लेकर अब तक लश्कर ने 101 आतंकी भर्ती किए हैं, लेकिन जो आतंकी सरहद पार कर भारत आने की कोशिश कर रहा है, उन्हें सुरक्षा बल जन्नत की सैर पर भेज रहे हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद वहां ड्रोन दिखने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। एक बार फिर जम्मू के रत्नुचक और कालूचक और कुंजवानी इलाके में देर रात 3 ड्रोन देखे गए। ये तीनों ड्रोन सेना के ठिकानों के आसपास मंडराते नजर आए, जिसके बाद सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। जम्मू में ड्रोन दिखने का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे पहले 24 घंटे के भीतर 2 बार ड्रोन दिखे, उसके बाद बीती रात 3 बार ये दिखे। सुरक्षा बलों की सतर्कता ने इस बड़े खतरे को तो टाल दिया है, लेकिन इसके बाद एक सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है कालूचक और आसपास के इलाकों में। जम्मू के इलाके में तैनात सुरक्षा बल की आंखों से नींद गायब है और संगीन लेकर आसमान पर टकटकी लगाए भारतीय फौजियों ने 72 घंटे से पलक तक नहीं झपकाई, क्योंकि इन 72 घंटों के दौरान 3 बार ड्रोन नजर आ चुके हैं। बल्कि महज 24 घंटे के भीतर 2 बार में 5 ड्रोन दिख चुके हैं, जो किसी प्रेत के साए की तरह आते हैं और फिर अंधेरे में ही कहीं लापता हो जाते हैं। जम्मू के मिलिट्री स्टेशन के नजदीक एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन नजर आए और ड्रोन के दिखते ही पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 दिन पहले ही रविवार सुबह जम्मू के वायुसेना के टेक्निकल एयरपोर्ट के पास ड्रोन से अटैक हुआ था और उसकी जांच जारी है। ताजा जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात जम्मू के मिलिट्री स्टेशन पर कई और संदिग्ध ड्रोन देखे गए। ये ड्रोन जम्मू के 3 अलग अलग स्थानों पर आधी रात के बाद करीब 1:30 से लेकर सुबह 4:30 बजे के बीच देखे गए। सूत्रों के मुताबिक ये ड्रोन कुंजवानी, रत्नुचक और कालूचक इलाके के पास नजर आए और कुछ देर बाद ही अंधेरे में लापता हो गए। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन काफी ऊंचाई पर उड़ रहा था और उसमें सफेद लाइट जल रही थी। ड्रोन हमलों के खतरे को देखते हुए तमाम सैनिक ठिकानों पर एंटी ड्रोन गन समेत कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। खतरे को देखते हुए किसी भी जगह ड्रोन उड़ता देख जवाबी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा सभी सेना मुख्यालयों, यूनिटों, कैंपों में जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, ये टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है। इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर लिए। देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। 2 दिन से लगातार 2 ड्रोन वारदात से सुरक्षा को खतरा तो है ही, ये एक बड़ी चुनौती भी है। लिहाजा सेना पूरी तरह से अलर्ट है और हर संभव कोशिश की जा रही है। उधर कालूचक मिलिट्री स्टेशन की घटना को लेकर सोमवार को पुलिस ने कुंजवानी, पुरमंडल मोड़, बाड़ी ब्राह्मणा, रत्नुचक, नेशनल हाईवे आदि पर वाहनों को रोककर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस और सेना ने मिलकर इन तमाम जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है। उधर गृह मंत्रालय ने जम्मू वायुसेना स्टेशन हमले का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया है। इस बीच एसीपी संजय दत्त के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर पहुंच गई। ये टीम वहां फॉरेंसिक और बैलिस्टिक मामलों पर काम करेगी। बता दें कि जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। अब तक की जांच में यह बात साफ हो गई है कि रविवार को हुए धमाके में हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया, जो आरडीएक्स या टीएनटी हो सकता है। अब तक की जांच में पता चला है कि हमले में इस्तेमाल ड्रोन को सीमा पार से ऑपरेट किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि ड्रोन में लगभग 500 ग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। दोनों ब्लास्ट एक जैसे थे। जांच में यह भी पता चला है कि दोनों ड्रोन अपना निशाना चूक गए थे, इसीलिए एयरफोर्स स्टेशन पर कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बीच जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के सिलसिले में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। सूत्रों से पता चला है कि जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के पीछे पाकिस्तान की पनाह में पल रहे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिले हैं उसके अनुसार सीमा पार बैठी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाक सेना के कुछ बड़े अधिकारियों की मदद से लश्कर-ए-तैयबा ने इस ड्रोन हमले को अंजाम दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत कुछ ड्रोन्स को रोका है आने अंदर। जो भी ड्रोन भारत के ज़मीन के अंदर दिखता है उसको ब्लास्ट किया है, बहुत जगह उसको डिस्ट्रॉय भी किया है। आने वाले दिन में और ये काम और ज़ोर से काम करेंगे। इस विषय पर हाई लेवल पे हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर चर्चा भी हो रही, निर्णय भी लिया है। इसलिए आने वाले दिन में ड्रोन्स के विषय पर ठीक तरीके से
सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई करेंगी। अब तक की तफ्तीश में एनआईए और सेना के जांचकर्ताओं को महसूस हुआ है कि एयरपोर्ट स्टेशन को गूगल अर्थ पर आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए इलाके की रेकी करने का भी कोई मतलब नहीं है। लिहाजा इस बात की संभावना कम हो गई है कि आतंकियों ने इस इलाके की रेकी की होगी। जम्मू धमाके की जांच अलग अलग एजेंसियों ने शुरू कर दी है, जिसमें एनआईए भी शामिल है। गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, रक्षा मंत्रालय में भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है और प्रारंभिक जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक आरडीएक्स का इस्तेमाल इस धमाके में हुआ था। जम्मू एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया पर 2 दिन पहले हुए ड्रोन हमले के बाद ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकियों द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल का मामला उठाया है। संयुक्त राष्ट्र में आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेष सचिव VSK कौमुदी ने कहा, हथियारों की तस्करी, इंटेलिजेंस कलेक्शन और टारगेट पर हमले के लिए आतंकियों का ड्रोन का इस्तेमाल करना पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है और आतंकी हमले के लिए ड्रोन का हथियार की तरह इस्तेमाल करना उससे भी ज्यादा खतरनाक। लिहाजा दुनिया के तमाम देशों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। UNSC में हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया है कि बच्चों को टेरर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। NSA हमारे अजीत डोवाल इन्होंने SCO मीट में आतंकवाद के खिलाफ बहुत कड़ी आवाज़ में उन्होंने कहा है कि एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए SCO कमेटी के कंट्रीज़ ने, और इस तरह हम पाकिस्तान को चारों तरफ से कॉर्नर कर रहे हैं। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीमा पार से हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होता आया है और ये बात भी काबिले गौर है कि 2 दिन पहले ही जम्मू एयरपोर्ट के ATC और वहां पार्क MI-17 जहाजों को निशाना बनाने के मकसद से आतंकियों ने ड्रोन हमले किए थे। हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है और आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये सरहद पार से भेजे गए ड्रोन चीन के बने हो सकते हैं, जिन्हें 14 से 16 किलोमीटर के दायरे में आसानी से रात के अंधेरे में उड़ाया जा सकता है। भारत ने जिस तरीके से ड्रोन का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया है, साफ संकेत दुनिया को दे दिया है कि इस तरीके के हमले को लेकर दुनिया को सतर्क रहने की जरूरत है और साथ ही साथ भारत ने यह भी संकेत दिए हैं कि ड्रोन की इस तरह के हमले के खिलाफ कार्रवाई करने को आजाद है। पाकिस्तान के लाहौर में कई गैस सिलेंडरों में अचानक धमाका हो गया। लाहौर के एक बड़े बाजार के बीचों बीच आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया और दूर तक आग की लपटों के साथ काला धुआं आसमान में उठता हुआ दिखने लगा। बीच बीच में सिलेंडरों के फटने से आसमान में आग का बवंडर सा जाता हुआ दिखा। दूर से बनाए गए वीडियो में साफ दिखा कि जहां आग लगी उसके पास कुछ छोटे सिलेंडर रखे हुए थे। कई गाड़ियां भी वहां खड़ी हुई दिखाई दी। इनमें कुछ भी अगर आग की चपेट में आता तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन आग की लपटों के बाद ऐसी दहशत फैल गई कि कोई भी पास जाकर गाड़ियां और सिलेंडर हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। घटना लाहौर के भीड़ भाड़ वाले बरकत बाजार में हुई, इसलिए थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी गई। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने नया खुलासा किया है। एटीएस के मुताबिक मूक बधिर बच्चों के धर्मांतरण के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके लिए कुछ कोड तैयार किए गए थे जिनसे बातचीत की जाती थी। एटीएस को ऐसे 7 कोड वर्ड मिले हैं जिसमें 6 को डिकोड करके उसका मतलब पता कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण मामले में एटीएस ने जहरीले कोड का सनसनीखेज खुलासा किया है। यूपी एटीएस ने जहरीले कोड का इस्तेमाल करने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया। अब तक 5 गिरफ्तारियां की गई हैं। कोड के जरिए मूक बधिर बच्चों को ये निशाना बनाते थे। यूपी एटीएस ने ऐसे 7 कोड बरामद किए हैं जिसमें 6 कोड डिकोड कर अवैध धर्मांतरण के हथियार को बेनकाब कर दिया है। एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नई नई साजिशें सामने आ रही हैं और इन साजिशों के पीछे सक्रिय कई चेहरे और धर्मांतरण गिरोह को चलाने वाले मास्टरमाइंड बेनकाब हो चुके हैं। इन्हीं में से एक है मोहम्मद उमर गौतम। उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद एटीएस को जो जानकारियां मिली उसने जांच एजेंसी को भी हैरान कर दिया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक उमर गौतम के निशाने पर मूक बधिर बच्चे थे। गिरोह के सदस्य मूक बधिर बच्चों से संवाद के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और इन्हें अपनी साजिश में फंसाने के लिए इनके पास हथियार के रूप में 7 कोडवर्ड थे। मूक बधिरों से संवाद की भाषा साइन लैंग्वेज में कोडवर्ड के जरिए उमर गौतम का गिरोह बच्चों के कोमल मन को बरगलाने का काम करता था। इसमें धर्मांतरण के बाद जो है उनको ब्रेन वॉश इसलिए भी करते थे कि ब्रेन वॉश करने के बाद जो है उन्हीं को आगे बढ़ाकर विद इन दी मूक बधिर कम्युनिटी और भी लोगों को जो है इसके लिए वो लोग
प्रोत्साहित कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें, उनको जो है इसके लिए कोड का इस्तेमाल करते थे। ATS जो है अभी काफ़ी गंभीरता से, अब तो काफ़ी जांच पड़ताल हो गई है। मोहम्मद उमर गौतम के गिरोह के काम का तरीका अब सामने आने लगा है। बताया गया कि उमर गौतम का गिरोह कुछ स्कूलों में सक्रिय था। इसके अलावा मूक बधिर बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज में बने वीडियो YouTube पर अपलोड किए जाते थे। अगर कोई उस वीडियो को लाइक करता था तो उसको कोड वर्ड में उस वीडियो के चैट बॉक्स में अल्लाह के बंदे उर्दू में लिखा जाता था। इसके बाद यहीं से जहरीले कोड वर्ड का खेल शुरू हो जाता था। अब तक ATS ने जो 7 कोड वर्ड का पता लगाया है, उनमें से 6 को डिकोड कर लिया गया है। बताया गया कि इन 6 कोड वर्ड में पहला है रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, यानी कि धर्म परिवर्तन करवाने की प्लानिंग। छात्रों को इसी कोड के साथ बातचीत कर धर्मांतरण की तरफ ले जाया जाता था। दूसरा कोड वर्ड है मुतक्की, जिसका मतलब बताया गया है हक और सच की तलाश करना। इसको बार बार बोलकर बच्चों और दूसरे लोगों में बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा कोड वर्ड है सलात। ये शब्द नमाज के लिए कहा जाता था। इस्लाम में जो धर्मांतरण करता उसको ये जिम्मेदारी दी जाती थी। ये शब्द बहुत बार बोला जाता था, जिससे आम बोलचाल में बोला जा सके। चौथा कोड वर्ड है रहमत, यानी कि विदेशों से आने वाला फंड। इसी नाम के कोड से बातचीत की जाती थी ताकि किसी को शक न हो। पांचवा कोड वर्ड है अल्लाह के बंदे, यानी वो शख्स जो YouTube या सोशल मीडिया पर मूक बधिरों के लिए डाले वीडियो लाइक करता था। छठा कोड वर्ड है मोबाइल नंबर और जन्म तिथि। इस कोड वर्ड में धर्म परिवर्तन करवाने का नाम था। एक ID के रूप में इसको बनाया जाता था। सातवां कोड वर्ड है कौम का कलंक। ये कोड वर्ड अब तक डिकोड नहीं हो पाया है, इसकी जांच की जा रही है। ये कानूनन अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। किसी के माता पिता के जानकारी के बगैर, किसी को जनवाए बगैर आप किसी को इमोशनली या पैसे से या उसकी गरीबी से या मजबूरी से या ब्लैकमेल करके या उसकी फ़ोटो निकाल के या उसका वीडियो निकाल के आप उसके धर्म को परिवर्तन करने के लिए उकसा रहे हैं अनगिनत तरीकों से। इससे बड़ा ये तो कानूनन अपराध है। अवैध धर्मांतरण से जुड़े इन मामलों के तह तक पहुंचने के लिए यूपी ATS देश के 24 राज्यों और प्रदेश के 32 जिलों में छापेमारी कर रही है। इस गिरोह की जड़ें इतनी मजबूत थी कि अब तक यूपी ATS ने 5 बड़े लोगों की गिरफ्तारी की है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र के बीड़ से गिरफ्तार इरफान दिल्ली के बाल विकास मंत्रालय में काम करता था और टेलीफोन के जरिए मूक बधिर बच्चों को टारगेट करता था। यूपी ATS को अब भी उमर गौतम के गिरोह के 60 से 70 लोगों की तलाश है, जो देश के अलग अलग हिस्से में धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी हैं। जांच एजेंसी को मोहम्मद उमर गौतम के गिरोह से जो जानकारियां मिली हैं, उसमें जहरीले कोडवर्ड के अलावा रहमत, यानी कि अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशों से आने वाले फंड का भी सुराग मिला है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक उमर गौतम को अवैध धर्मांतरण के लिए कनाडा और कतर से पैसे मिल रहे थे। उमर के ट्रस्ट में 2010 से 2021 तक 1,82,00,000 रुपए आए। 50 लाख से ज्यादा रकम दोहा, कतर और अबू धाबी से आई। बताया गया कि उमर गौतम ट्रस्ट के पैसों को अपने खाते में ट्रांसफर कर उसका गलत इस्तेमाल करता था। हवाला के एंगल भी मिले हैं, तो हवाला के एंगल को भी अन्य प्रदेशों में जो है चेकअप किया जा रहा है कि कहाँ ये जा रहा है। लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए का हवाला का ट्रांजैक्शन तो निकल आया है। बाकी सेंट्रल एजेंसीज को रडार पर कुछ भी आता है तो वो अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से कानून जो है करते हैं। हम लोग उनको सहयोग जो भी मांगेगा वो देंगे और ले भी रहे हैं सहयोग उनसे, क्योंकि कई प्रदेशों का मामला जुड़ा है और कई लोगों से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स से भी जो है जुड़ा हुआ है। अवैध धर्मांतरण के मुद्दे पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। हालात की गंभीरता को भांपकर यूपी की योगी सरकार भी इस मामले में किसी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। बीती रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ATS और STF के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। मीटिंग में सीएम ने जांच एजेंसियों से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अवैध धर्मांतरण का मुद्दा अब देश के लिए गंभीर समस्या बन गया है। कश्मीर से लेकर केरल तक ऐसे मामले ध्यान खींचते रहे हैं। कई सरकारों ने धर्मांतरण को लेकर कानून भी बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद धर्मांतरण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सरकारों को अभी और सख्त कदम भी उठाने पड़ेंगे। पटना में 2019 के STET कैंडिडेट ने शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप लगाकर खूब हंगामा किया। STET वो परीक्षा होती है जो बिहार में 9वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों की भर्ती के लिए दी जाती है। इसी परीक्षा को पास करने वाले लोगों ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर बिहार के शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। ये लोग हाथों में बैनर लेकर जैसे ही इको पार्क में धरने पर बैठे, पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया।
इससे पहले उसने इन लोगों को धरना देने से रोका, लेकिन वो माने ही नहीं, जिसके बाद पुलिस वालों के पास सख्ती करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा। पुलिस को समझ में आ गया कि ये लोग प्यार से मानने वाले नहीं हैं। फिर क्या था, जिद पर अड़े प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने उन्हें डंडे लेकर दौड़ा दिया। सामने से लाठियां लेकर आते पुलिस वालों को देखकर प्रदर्शनकारियों को कुछ नहीं सूझा और वो सर पर पैर रखकर भागे। एसटीईटी शिक्षक बहाली में धांधली का आरोप लगाकर यहाँ पर सैकड़ों अभ्यर्थी पहुंचे थे। पुलिस इनको यहाँ से खदेड़ रही है। आनन फानन में कई लोग एक दूसरे के ऊपर ही गिर गए, जिसके बाद उन्हें उठने का मौका दिया गया, क्योंकि पुलिस का मकसद इन लोगों को पीटना नहीं बल्कि डंडे का डर दिखाकर वहां से हटाना था। यही वजह रही कि जब भागते हुए कुछ लोग जमीन पर गिर गए तो उन्हें पीटा नहीं गया। एक तरफ हाथों में डंडे लिए पुलिस वाले और दूसरी तरफ नौकरी के लिए हंगामा करने पर अड़े एसटीईटी के कैंडिडेट। देखते ही देखते नौबत यह आ गई कि पटना की सड़कें जंग के मैदान जैसी दिखने लगी, जहां हाथों में डंडे लेकर पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को दौड़ाने लगे। वैसे पुलिस ने लाठियां बरसाने से पहले इन लोगों को समझाया था कि जहां वो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन प्रदर्शनकारी तो मानो आर या पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी से आए थे। जिस समय पुलिस उन्हें डंडे लेकर दौड़ा रही थी, उस समय भी वो नारे लगाते रहे, जिसके बाद पुलिस ने भी सख्ती दिखाने में कमी नहीं की। इससे पहले नारे लगाने वाले प्रदर्शनकारी पुलिस को देखते ही ऐसे भागे जैसे उन्होंने भूत देख लिया। पुलिस वाले भी गुस्से में दिखे। उनके हाथ जो शख्स लगा उन्होंने उसी पर लाठियां बरसा दी। जिसे लाठियां पड़ी वो चिल्लाता रहा और पुलिस वाले उसे पीटते रहे। इन लोगों की संख्या अच्छी खासी थी, इसलिए पुलिस वालों को इन्हें काबू में करने में वक्त लगा और सड़कों पर आगे आगे प्रदर्शनकारी और पीछे पीछे पुलिस वाले दौड़ते दिखे। इस दौरान कुछ लोगों को चोटें भी लगीं, जिन्होंने मीडिया को अपने जख्म दिखाए और नीतीश सरकार पर हमला किया। इन लोगों को राज्य सरकार पर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि इनका आरोप है कि एसटीईटी की परीक्षा पास करने के बावजूद मेरिट लिस्ट में उन्हें नॉट क्वालिफाइड दिखाया गया। जिसका मतलब इन लोगों ने यह निकाला कि उन्होंने एसटीईटी की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन वो नौकरी के लिए योग्य नहीं है। एसटीईटी कैंडिडेट ने आरोप लगाया कि उनके रिजल्ट में हेराफेरी की गई और जो लोग ये टेस्ट पास कर चुके हैं उन्हें मेरिट लिस्ट में अयोग्य बताया गया। इन लोगों ने मांग की कि उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। 2019 में 37,000 से ज्यादा लोगों ने एसटीईटी की परीक्षा दी थी, जिसका रिजल्ट 2021 में आया और 30,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने यह परीक्षा पास की। इन लोगों का कहना है कि जिस समय उन्होंने ये परीक्षा दी थी, सरकार की ओर से उन्हें यह भरोसा दिया गया था कि ये परीक्षा पास करने वाले सभी लोगों को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अचानक मेरिट लिस्ट जारी होने से वो भड़क गए और इसी बात पर वो भड़क गए। हालांकि सरकार की ओर से ये साफ किया जा चुका है कि जो मेरिट लिस्ट जारी की गई, नियुक्ति उसके हिसाब से नहीं होगी, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों का साथ दिया और एसटीईटी के कैंडिडेट्स के रिजल्ट में हेराफेरी के आरोप को सही ठहराया। धांधली नहीं हुई होती तो मलयालम के एक्ट्रेस थोड़ी ना पास की होती। चलिए, नीतीश कुमार जी तो थके हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको बिहार की जनता नौजवानों से कुछ लेना थोड़ी ना। जबकि बिहार के शिक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सरकार किसी की अनदेखी नहीं कर रही है, कुछ अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। बिहार सरकार पहले ही बता चुकी है कि जितने लोगों ने एसटीईटी परीक्षा पास की है वो सभी लोग शिक्षक बनने के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। श्रीनगर में जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाने वाला सिख परिवार दिल्ली लौट आया। 2 दिन पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा वहां गए थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर के एलजी के सामने ये मुद्दा उठाया था। इस बीच इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आता दिखा जब इस मामले में लापता बताई जा रही एक लड़की का वीडियो सामने आया, जिसमें वो जबरन धर्मांतरण के आरोपों को खारिज करती दिखी। जम्मू कश्मीर में 2 सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के जिस मामले ने श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक तूल पकड़ लिया था, उस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। जिस लड़की के लापता होने की बात कही जा रही थी, उसने एक वीडियो जारी कर उसको लेकर किए जा रहे तमाम दावों को सिरे से नकार दिया है। यही है वो लड़की जिसके बारे में अकाली दल से लेकर जागो पार्टी तक ने कई तरह के दावे किए थे। बंदूक के बल पर अपहरण कर जबरन निकाह के आरोप लगाकर इन सियासी दलों ने दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन इस मामले ने जब देश भर में तूल पकड़ना शुरू किया तो इस लड़की ने एक वीडियो बनाकर जारी कर दिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिख कम्युनिटी कह रही है कि हमारी 2 बच्चियां दनमीत और मनमीत मिसिंग हैं।
जिसमें मनमीत को तो ये वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मनमीत को रिकवर कर लिया है और दनमीत जो है, दनमीत स्टिल मिसिंग है अभी भी, दनमीत को हमें दिया जाए। और उनकी जो स्टेटमेंट हुई है वो गन पॉइंट पे हुई है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दनमीत मैं हूँ, मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ, 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली। मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। पहली नजर में वीडियो बनाने का मकसद इस मुद्दे पर जारी विवाद को रोकना और सच से दुनिया को वाकिफ कराना लगता है, लेकिन ये वीडियो स्वेच्छा से रिकॉर्ड किया गया या किसी के दबाव में? वीडियो में किए गए दावे सच हैं या झूठ, इसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। लेकिन इस लड़की ने जो दावे किए हैं, अगर वो सच है तो ये मामला वैसा नहीं है जैसा अब तक बताया जा रहा था। दनमीत का दावा है कि उसने 2012 में ही धर्म बदल लिया था और 2014 में उसकी मर्जी से उसके साथ पढ़ने वाले लड़के के साथ निकाह हुआ। इसके हाईकोर्ट के दस्तावेज उसके पास मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके घर वाले और उसके समुदाय के लोग इसे मानने को तैयार नहीं हुए। पुलिस ने एक बार फिर जब उसकी मर्जी के खिलाफ उसके घर वालों को सौंप दिया तो उस पर अपना फैसला बदलने के लिए दबाव डाला जाने लगा। और उसके बाद ही नेक्स्ट डे 7 को मेरी फैमिली मुझे यहाँ से जम्मू ले गई। और जम्मू जाते ही क्या हुआ, जम्मू जाते ही वो लोग मुझे पंजाब ले गए। पंजाब में मेरे को अलग अलग फेडरेशंस मिलने आ रहे थे, वो मेरे को ब्रेन वॉश कर रहे थे। वो वहाँ पर मेरे को ये समझा रहे थे कि आप जो स्टेटमेंट है वो अगेंस्ट देना, लड़के के फेवर में नहीं देना। मैं वहाँ पर भी सबको यही बोल रही थी कि लड़के ने मेरे को कोई किडनैप नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से आई हुई हूँ। हमारे पास हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वो देख सकते हो। लड़के के ऊपर जो भी एक्ट्स लगे हैं वो बेसलेस हैं, फॉल्स हैं, क्योंकि ये सब मेरी रजामंदी से हुआ है। दनमीत अब लोगों से अपील कर रही है कि इस मामले को न तो अल्पसंख्यक समुदाय से जोड़ा जाए और न ही इसे सियासी रंग दिया जाए। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद इसमें किए गए दावों पर भी सवाल उठने लगे हैं। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दनमीत के साथ एक और लड़की के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था। सिरसा आज दोपहर बाद उस लड़की को उसके परिवार के साथ लेकर दिल्ली लौटे तो सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पर ही सिरसा ने दनमीत के दावे वाले वीडियो पर सवाल खड़े किए और दावा किया कि जल्द ही दनमीत भी अपने घर लौटेगी। हमारी दूसरी बेटी दनमीत कौर, उसके भाई ने भी आज दिन में हमारे साथ मिलकर, मैंने वो वीडियो अपने फेसबुक पे शेयर की है, उसने बताया कि कैसे दनमीत कौर को भी डराया धमकाया जा रहा था। लेकिन ऐसी धमकियों के बावजूद उनका परिवार आज भी खड़ा है। हम अपने लोगों को और आप सबको ये आश्वासन दिलाते हैं, हम बेटी दनप्रीत कौर को भी हमारे परिवार की बेटी है। किसी भी सूरत के अंदर, किसी भी हाल के अंदर, चाहे धरती फट जाए, आसमान हिल जाए, लेकिन अपनी बेटी को किसी भी सूरत के अंदर किसी के पास इतना जाने नहीं देंगे। कश्मीर में लौटे इस परिवार के जहन में दिल्ली पहुंचने के बाद भी खौफ नजर आया। जिस लड़की को सिरसा दिल्ली साथ लेकर लौटे हैं, उसकी शादी अब अपने समुदाय में हो चुकी है। कश्मीर से दिल्ली वापसी के बाद लड़की का परिवार राहत की सांस लेता दिखा। जो भी हुआ था गलत हुआ था, अब जो भी हुआ हम साहब के बहुत शुक्रगुजार है जो हमारे साथ साथ चले, तो हम वहाँ से आजाद हो गए। आगे से ऐसे नहीं होना चाहिए, ना होगा कभी। लड़की का वीडियो सामने आ जाने के बाद भी सिख समुदाय का गुस्सा शांत नहीं हुआ और इस मामले पर श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हलचल चलती रही। इस मामले को लेकर सिख संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने तो गृह राज्य मंत्री तक से मुलाकात कर ली। सिख समुदाय से जुड़े इस प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल का दावा है कि गृह राज्य मंत्री ने जबरन धर्मांतरण को गलत बताया और इस पर कार्रवाई का भरोसा दिया। हम मास कन्वर्शन के खिलाफ है, मास कन्वर्शन नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत जो होता है वो अलग बात है, मगर पैसे देकर, लालच बताकर और गन पॉइंट के नीचे कन्वर्शन करना बहुत गलत है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इलीगल भी है, ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ भी है। कश्मीर घाटी में सिख लड़कियों के धर्मांतरण का मामला सामने आने पर सिख समुदाय आक्रोश में है। जबरन धर्मांतरण से गुस्साए सिख समाज के नेता लगातार केंद्र सरकार से दूसरे कुछ राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।
इस मुद्दे पर एक दिन पहले श्रीनगर और दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था। एक दिन पहले अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर एक ज्ञापन भी सौंपा था। एक तरफ लड़कियों के दावे हैं तो दूसरी तरफ सिख संगठन से जुड़े नेताओं के। सिख संगठन के नेता कहते हैं कि धर्मांतरण के दौरान लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि देश भर में धर्मांतरण के कई मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए इस मामले के इतना जल्दी शांत होने के कोई आसार नहीं है। दिल्ली के रोहतास नगर में बीजेपी ने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का घेराव किया। मनीष सिसोदिया एक स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे। उसी वक्त बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता काले झंडे लेकर वहां जमा हो गए और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जैसे ही प्रदर्शन करने वाले स्कूल के सामने पहुंचे, उसी वक्त डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कार भी वहां पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। पुलिस वाले वहां थे जरूर, लेकिन उनकी गिनती ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो किसी तरह प्रदर्शनकारियों को धकेलने की कोशिश करने लगे। हंगामा बढ़ता गया और दिल्ली पुलिस के जवान कार के चारों तरफ घेरा बनाने की कोशिश करने लगे। शोर शराबे के बीच मनीष सिसोदिया का कार से निकलना ही मुश्किल हो गया। गाड़ी में बैठे हुए वो हंगामे को देखते रहे और हालात काबू में आने का इंतजार करते रहे। इस बीच स्कूल का स्टाफ जो शिक्षा मंत्री का इंतजार कर रहा था, वो केवल तमाशा देखता रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह हंगामा ऑक्सीजन की डिमांड से जुड़े मुद्दे पर था, क्योंकि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया है कि कोरोना संकट के दौरान दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगी, जिसके विरोध के लिए बीजेपी कार्यकर्ता काले झंडे लेकर जमा हुए थे। हंगामा करने वालों ने दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन चोर तक कह दिया, लेकिन हंगामे के बीच पुलिस के जवानों ने डिप्टी सीएम की कार के पास थोड़ी ही देर में एक घेरा बना लिया, जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी कार के सामने लेट गए। एक एक प्रदर्शनकारी को उठाने के लिए पुलिस वाले मशक्कत करते दिखे। तब तक गाड़ी के एक दरवाजे के पास से प्रदर्शनकारियों को हटाया जा चुका था, जहां से फौरन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बाहर निकाला गया। बाद में मनीष सिसोदिया ने घटना पर एक ट्वीट किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हंगामे और तोड़फोड़ के अलावा स्कूल के स्टाफ से बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया। और आरोप लगाया कि बीजेपी को नए स्कूल बनते हुए अच्छे नहीं लगते, इसलिए एक नए स्कूल के उद्घाटन के दौरान हंगामा किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिस रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी उस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर चुकी है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है, जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि अंतरिम रिपोर्ट में दिल्ली सरकार पर जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगने का आरोप लगाया गया है। हालांकि इस कमेटी की अंतिम रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन आरोप यह है कि दिल्ली सरकार के ज्यादा ऑक्सीजन मांगने की वजह से कई दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई पर असर पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक पूरे देश में एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करने का आदेश दिया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि कोरोना संकट की मार झेल रहे प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम आदेश दिया कि 31 जुलाई तक सभी राज्यों को एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करनी होगी। इस योजना का मकसद यह है कि अगर किसी राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में रह रहा है तो अपने राशन कार्ड पर वो सरकारी दर पर राशन ले सकता है, यानी एक राशन कार्ड पूरे देश के लिए मान्य होगा। देश के ज्यादातर राज्य इस योजना को लागू कर चुके हैं, लेकिन असम, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ ने यह योजना अभी तक लागू नहीं की। ठाणे में एक महिला को चंद मिनटों के अंतराल में कोरोना के 3 डोज देने का आरोप लगा है। हालांकि ठाणे महानगर पालिका ने इस तरह की घटना से इनकार कर दिया, लेकिन बीजेपी ने महानगर पालिका की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए बवाल शुरू कर दिया और कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र में एक महिला को 15 मिनट के अंदर एक के बाद एक कोरोना वैक्सीन की 3 डोजेज देने का मामला सामने आया है। मुंबई से सटे थाने में इस चौंकाने वाली घटना के बाद काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ है। वैक्सीनेशन की लापरवाही की सारी हदें थाने महानगर पालिका के वैक्सीनेशन सेंटर ने पार कर दी। थाने महानगर पालिका ने पूरी घटना को इनकार कर दिया, लेकिन बीजेपी के हंगामे के बाद बाकायदा जांच का आदेश दिए गए और जांच के लिए टीमें भी बनाई गई हैं। वैक्सीनेशन सेंटर 1, महिला 1 और वैक्सीन की डोज 3, वो भी 15 मिनट के अंदर। बहुत नाइंसाफी है।
लेकिन नाइंसाफी से ज्यादा ये मामला लापरवाही का है, जो ठाणे महानगर पालिका के एक वैक्सीनेशन सेंटर में 25 मई को सामने आया तो हड़कंप मच गया। जिस किसी ने ये खबर सुनी वो दंग रह गया। आनन फानन में प्रशासन की तरफ से महिला के घर डॉक्टर भेजे गए और अधिकारियों ने खोज खबर ली और दावा किया कि महिला बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन तब तक ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और इस पर सियासी घमासान मचना भी शुरू हो गया। बीजेपी ने इस मामले की महानगर पालिका के कमिश्नर से मिलकर शिकायत की। एका महिलेला 3 इंजेक्शन 5 मिनिटात दिली गेली आपल्या केंद्रावरून, ही जबाबदारी कोण घेणार? बीजेपी का आरोप है कि वैक्सीन लगाने वाले कर्मचारी अनुभवी होते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर हुई कैसे? यही नहीं, वैक्सीन लगाने वाले कर्मचारियों को इस बात का एहसास कैसे नहीं हुआ कि वो एक ही महिला को 3 बार टीका लगा रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने मामले की जांच में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जो दोषी अधिकारी है, जिनके वजह से एक ही लेडी को एक ही जगह पे 3 बार वैक्सीन दिया गया, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, वो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अभी कुछ वक्त पहले की बात है जब महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी की वजह से राजनीतिक घमासान छिड़ गया था। अब एक ही शख्स को 3 वैक्सीन देने का मामला सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले में जिस महिला को वैक्सीन दी गई है उसके पति ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सफाई कर्मचारी हैं। इसी वजह से उसके पति शिकायत भी दर्ज नहीं करा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ठाणे के मेयर ने साफ कह दिया है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आणि ह्याच्यामध्ये मला कुठं काही करायचं नाही, मी कुठेही तक्रार वगैरे केलेली नाही, कारण की मी स्वतः पेशंट आहे, मला हायपरटेन्शनचा त्रास आहे, त्यामुळे मी कुठेही काय केलेलं नाही आणि मला कुठेही काय करायचं नाही आहे। ठाणे महानगर पालिका का दावा है कि ऐसी गलती होने की संभावना कम है क्योंकि डॉक्टरों और टीकाकरण में शामिल कर्मचारियों को साफ साफ निर्देश हैं। ये एक शख्स को एक ही वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि मेयर ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस पर मचे बवाल को उन्होंने सियासी साजिश करार दिया है। राजनीति में भांडवल करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए कोई लोग आज उसकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऑफिसर के ऊपर डाल रहे, सत्ताधारी के ऊपर डाल रहे। कौन सा भी ऑफिसर और राजनीति को सत्ताधारी महापौर करके हम लोग बोलेंगे नहीं किसी को एक बार 3 बार वैक्सीन दो। अगर वो सिस्टर की अगर गलती है तो उस पर ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, क्यों नहीं होगी, लेकिन इसका राजनीतिक भांडवल करना गलत है। वैक्सीनेशन में लापरवाही के आरोपों पर घिरी महानगर पालिका इस मामले पर सफाई देती नजर आई। महिला और उसके पति ने भले ही किसी से इस मामले की शिकायत दर्ज नहीं की, लेकिन इस घटना ने महानगर पालिका और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। यही वजह है कि हंगामा मचने के बाद मामले की जांच के लिए एक टीम बना दी गई। प्राथमिक रिपोर्ट में कि ऐसा कुछ भी प्रकार नहीं हुआ था, तो इसके लिए हम लोग एक समिति स्थापन करके फिर से उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाए। एक महिला को कोरोना वैक्सीन की 3 डोज एक साथ देने की खबर जिसने भी सुनी वो काफी ज्यादा हैरान है। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। कोरोना की जंग में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। यही वजह है कि सरकार देश के हर एक नागरिक को वैक्सीनेशन देने के लिए बाकायदा एक बड़ा अभियान भी चला रही है। ऐसे में किसी इंसान को डोजेज ज्यादा देने से उसकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ है, साथ ही साथ वैक्सीन के अभियान का रोड़ा भी है। मध्य अमेरिका के देश कोस्टारिका के गुनाकास्ते से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक ज्वालामुखी के फटने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद आसपास के इलाके में रह रहे लोगों को अगले कुछ दिनों के लिए उससे दूर रहने की हिदायत दी गई, क्योंकि रिकॉन देला वेखा नाम का यह ज्वालामुखी कई महीनों तक शांत रहने के बाद अचानक बम की तरह फटा, जिसकी सामने आई तस्वीरों में भीषण विस्फोट के साथ ज्वालामुखी से धुएं का गुबार उठता नजर आया। बादलों जैसा दिखने वाला ये घना धुआं ज्वालामुखी से काफी ऊपर आसमान की ओर फैलता दिखा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस ज्वालामुखी से निकलता धुआं करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़कर गया, जो कई घंटों तक दूर दराज के इलाकों से भी साफ नजर आता रहा। यूपी के बांदा जेल में बंद गैंगस्टर और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने जेल में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने जेल में टीवी लगाने और फिजियोथेरेपी करवाने की मांग की। यूपी के टॉप गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को जेल में टीवी चाहिए, फिजियोथेरेपी चाहिए। मुख्तार अंसारी ने अदालत से अपील की है कि उसे वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बाकी कैदियों को मिल रही हैं। मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया है कि सरकार राजनीतिक भावनाओं की वजह से उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस मामले की सुनवाई 5 जुलाई को होनी है।
गैंगस्टर और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी में सीजीएम कोर्ट के सामने अपना दर्द बयां किया है। एम्बुलेंस को निजी वाहन के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से मुख्तार की पेशी हुई। सुनवाई शुरू होते ही गैंगस्टर मुख्तार ने जज से कहा कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। वकील रणधीर सिंह के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से अपील की है कि जेल में उसकी बैरक में टेलीविजन लगवाया जाए। उत्तर प्रदेश मेडिकल बोर्ड ने रोज फिजियोथेरेपी करने को कहा था, इसलिए जेल में उसकी फिजियोथेरेपी की सुविधा दी जाए। मुख्तार ने आरोप लगाया कि बांदा जेल प्रशासन ने फिजियोथेरेपी की इजाजत नहीं दी है। गैंगस्टर मुख्तार ने कहा कि फिजियोथेरेपी नहीं हुई तो उसकी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। मेडिकल बोर्ड ने सलाह दी है, उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि वह उनकी फिजियोथेरेपी रोज की जाए, लेकिन बांदा जेल प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ने अदालत में पेशी के दौरान खुद को लाचार दिखाने की कोशिश की है, जबकि यूपी लाने से ठीक पहले पंजाब में जेल से अदालत तक का सफर वो बाराबंकी की नंबर प्लेट वाली एम्बुलेंस में करता था। ये मामला सामने आने के 2 दिन बाद ही वो एम्बुलेंस पंजाब में हाईवे किनारे लावारिस हालत में मिली थी। बाराबंकी के एक हॉस्पिटल के नाम पर ली गई एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी के पास कैसे पहुंची? मुख्तार अंसारी उसका इस्तेमाल निजी वाहन के तौर पर किस तरह से कर रहा था? जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो मुख्तार के वकील ने इसे लो एविडेंस का मामला यानी कि सबूतों के अभाव का मामला बताया और मुख्तार अंसारी से कहा कि सबूतों के अभाव के बावजूद भी सियासी वजहों से उन्हें बेल नहीं मिल पा रही है। यानी कि एक गंभीर अपराध को मुख्तार अंसारी का ग्रुप एक सियासी मामला बताकर प्रचारित कर रहा है। गैंगस्टर मुख्तार ने अपने लिए टीवी की मांग करते हुए एक हैरान कर देने वाली दलील दी है। उसने बाराबंकी के सीजेएम से कहा कि बांदा जेल प्रशासन ने उसे बिल्कुल तन्हाई में रखा है, ऐसे में वो अकेला रहता है, जबकि बाकी कैदियों के बैरक में टीवी लगे हुए हैं, इसलिए उसे भी जेल में टीवी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। हालांकि मुख्तार अच्छी तरह जानता है कि वो सामान्य कैदी नहीं है, इसलिए उसे बाकी कैदियों से अलग रखा गया है, क्योंकि पुलिस के रजिस्टर में उसके गुनाह बेहद संगीन धाराओं में दर्ज है। जो एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी द्वारा निजी प्रयोग में लाई जा रही थी, उसके आधार पे कई सारे लोग जो उस डॉक्यूमेंट्स को तैयार कराने में और एम्बुलेंस को यूज करने में सम्मिलित थे, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्तार अंसारी की इसी केस में कल जुडिशियल रिमांड थी 29 तारीख को, और उसके बाद 5 जुलाई तक का डेट 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी कोर्ट ने ग्रांट की है। आगे विधिक कार्रवाई जारी है। मुख्तार अंसारी को जेल में टीवी और फिजियोथेरेपी वाली सुविधा मिलेगी या नहीं, इस पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी, क्योंकि एम्बुलेंस केस में पुलिस उसके बाकी साथियों को तलाश रही है। केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को उम्मीद है कि गैंगस्टर मुख्तार के खिलाफ एम्बुलेंस केस में कई ठोस सबूत हैं जो उसे सलाखों के पीछे रखने में मददगार साबित होंगे। यानी बांदा जेल में बंद डॉन मुख्तार की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। दिन रात उसकी निगरानी होती है और हर मिलने वाले पर भी नज़र रखी जाती है। यानी कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए मुख्तार अंसारी इस पूरे मामले को सियासत से जोड़ रहा है। अंसारी ने पहले भी जेल की सज़ा काटी है, लेकिन उस दौरान उसे जेल में सारी सुविधाएं मिलती रही हैं। पहली बार ऐसा है कि मुख्तार अंसारी एक कैदी की तरह जेल में बंद है, इसलिए उसे जेल की दीवारें उबाऊ और ऊंची नजर आ रही हैं। जयपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां शादी समारोह में लगाई गई पाबंदियों में छूट देने की मांग के लिए अनोखा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने शादी से जुड़े कार्यक्रमों में ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत देने की मांग की, ताकि बड़े आयोजन हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके। और अपनी मांगों को गहलोत सरकार तक पहुंचाने के लिए इन लोगों ने डीएम ऑफिस के बाहर बैंड बाजे के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी बैंड बजाते रहे, जबकि कुछ ने उसकी धुन पर डांस करके अपना विरोध जताया। इससे पहले उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस अनोखे प्रदर्शन में शादी समारोहों से जुड़े सभी तरह के कारोबारी शामिल हुए। बैंड बाजा और टेंट वालों के साथ खाना बनाने वाले और सजावट का काम करने वाले लोग भी वहां नजर आए। उन्होंने कोरोना की नई गाइडलाइन में सरकार से छूट देने की मांग की। वेडिंग इंडस्ट्री में कम से कम 200 आदमियों का अनुमति दी जाए। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी भी हुई। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को तो पूरी तरह ताक पर रख दिया गया। वहीं कई लोग बिना मास्क के भी दिखाई दिए।
हैदराबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक सड़क हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। बताया गया कि हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो रिक्शे को टक्कर मार दी, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें नजर आया कि कैसे झमाझम बारिश के बीच सड़क पर जा रहे एक ऑटो रिक्शे को उसके पीछे से आ रही एक गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर खाकर ऑटो रिक्शा उछल गया और सड़क पर तेजी से गोल गोल घूमते हुए किनारे पर बने फुटपाथ पर जा भिड़ा। इस दौरान सड़क पर बारिश की वजह से भरा पानी फव्वारे की तरह उड़ता हुआ नजर आया। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई, जिसकी जांच के बाद टक्कर मारने वाली गाड़ी में बैठे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां लॉस एंजलिस के करीब जंगलों में लगी आग से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। बताया गया कि इस आग ने 34 एकड़ में फैले जंगल के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। जिसकी सामने आई तस्वीरों में घने पेड़ों से ढके पहाड़ के एक हिस्से से आग की लपटें उठती नजर आईं। तेजी से फैलती आग के साथ वहां घना धुआं भी उठता दिखा। ये धुआं काफी दूर से ही ऊपर आसमान में फैलता नजर आया। धुआं इतना घना था कि उसके आर पार देखना मुश्किल हो गया। बेकाबू होती आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, जो पहाड़ की आड़ी टेढ़ी जमीन पर खड़े होकर आग पर पानी की बौछार करते दिखे। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में नजर आया कि पहाड़ के जिस हिस्से ने आग पकड़ी उसके आसपास आम रास्ता है, जिसकी वजह से वहां हादसा होने का खतरा मंडराता रहा। लेकिन दमकल कर्मियों ने वक्त रहते इस आग को काबू में कर कामयाबी हासिल कर ली। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मध्य प्रदेश के इंदौर के पास पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बने हुए हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया और रिमोट का बटन दबाकर करीब 3000 एकड़ जमीन में फैले हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने करीब 13,000 करोड़ की लागत से इस ट्रैक को बनाया है, जिसमें करीब 11 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है। इस ट्रैक पर गाड़ियों का टेस्ट 200 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाकर किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग ट्रैक होगा। केंद्र सरकार इस हाई स्पीड ट्रैक को भारत के लिए मील का पत्थर मान रही है। ये दुनिया का एक मुख्य ऑटोमोबाइल का केंद्र बनेगा, उत्पादन का भी, सेवाओं का भी और स्पेयर पार्ट्स का भी। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा पर अपना फैसला पलट दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा पर लिया अपना फैसला पलट दिया। अब राज्य के लोग भी कोरोना संकट की वजह से इस यात्रा में नहीं जा पाएंगे। इंग्लैंड दौरे पर गए टीम इंडिया के क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की। इनमें रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे समेत दूसरे क्रिकेटर अपने परिवारों के साथ सैर करते नजर आए। खबर है कि संसद के मॉनसून सत्र की 19 जुलाई से शुरुआत हो सकती है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने तीरंदाज दीपिका कुमारी और दूसरे खिलाड़ियों को बधाई दी। इन खिलाड़ियों ने पेरिस में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया। इसी प्रतियोगिता में दीपिका कुमारी ने लगातार 3 गोल्ड अपने नाम किए थे। कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार के राहत पैकेज के ऐलान पर विपक्ष ने निशाना साधा। कांग्रेस ने दावा किया कि महंगाई से जूझ रहे लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होगा। आर्थिक राहत पैकेज नहीं, बल्कि जनता पे कर्जा थोपो पैकेज है। लेकिन बीजेपी ने इस राहत पैकेज को अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी करार दिया। जो अर्थव्यवस्था में लोगों को आशा है कि भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, उसके लिए ये पैकेज अनाउंस किया गया है। बिहार के नालंदा से एक हैरान करने वाला वायरल वीडियो सामने आया है। वहां एक शादी समारोह में डांस के दौरान जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि पसंदीदा गाना नहीं बजाने पर वहां मौजूद कुछ लोग भड़क गए और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते कार्यक्रम जंग के मैदान में तब्दील हो गया। घूंसों और मुक्कों के साथ जमकर कुर्सियां भी चली। दर्शकों को स्टेज से दूर रखने के लिए बांस की मदद से जो बैरिकेड बनाया गया था, उसे भी तोड़ दिया गया। ये बवाल काफी देर तक चलता रहा, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इससे पहले वहां स्टेज में 2 डांस कलाकार डांस करती दिखाई दी। नीचे मौजूद लोग भी मस्ती में झूमते दिखाई दिए। थोड़ी देर तक तो सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चलता रहा, लेकिन तभी कुछ लोगों ने अपनी पसंद का गाना बजवाने की जिद शुरू कर दी, जिसके बाद वहां बवाल शुरू हो गया।